सो हाय, वेलकम टू शिक्षा बाय दीक्षा पार्ट 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पीवाईक्यूज। आप सभी ने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा एंड आप सबने नोटिस भी किया होगा कि मेरा वॉइस ओवर जो है वो मेरे वीडियो से थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड तो पूरा किया था बट आई डोंट नो व्हाई कि वो रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो मैंने उस पर वॉइस ओवर दिया है एंड मैं इसको पार्ट 2 को दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड इज करेक्ट। द फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया है H3PO2, which is hypophosphorus acid. Second compound is H4P2O5 and the third compound is H4P2O6. The fourth one is सीधे वैसे रिपीटेशन ये H4P2O7 होगा, H4P2O7. ओके, अब सबसे पहले तो ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं इसको हम समझ लेते हैं। ऑक्सो एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट कंटेन्स ऑक्सीजन एटम अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि एसिड्स दो टाइप के होते हैं, वन इज हाइड्रा एसिड एंड द अनदर वन इज ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 15 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 में भी इंपॉर्टेंट है, 17 में भी। ये इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं ये सब आपको सिखाऊं तो इस पर आप टाइप करो कमेंट सेक्शन में ऑक्सो एसिड, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगी। बट अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ कि आपको इसमें कोशिश करनी है कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए एंड ट्राई टू मेक OH bonds पॉसिबल। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके कितने फॉस्फोरस एटम्स हैं, एक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच पे कौन आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, हाइड्रोजन कभी भी सेंटर में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हमने बना दिया। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स बचे हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ओके, तो कितने OH बॉन्ड बन सकते हैं इसमें, 1। तो एक OH बॉन्ड बन जाएगा एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो आपके डायरेक्ट अटैच होंगे लाइक दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज H4P2O5। तो H4P2O5 में कितने फॉस्फोरस एटम्स हैं, 2। तो एक इसके साथ डबल बॉन्ड एसोसिएट कर दिया, एक इसके साथ डबल बॉन्ड एसोसिएट कर दिया। अब हमेशा इस चीज में याद रखना कि जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं तो जो दोनों आपके फॉस्फोरस एटम है उसके बीच में एक ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, चाहे वो सल्फर का ऑक्सो एसिड हो चाहे वो फॉस्फोरस का हो। ठीक है, लाइक दिस। नहीं भी करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 3 हो गए। तो कितने बचे हमारे पास, 2। तो कितने OH बॉन्ड बन सकते हैं, 2। ठीक है, तो एक OH यहाँ आ जाएगा, एक OH यहाँ आ जाएगा आपका, और कितने बचे हैं अभी, 2 हाइड्रोजन एटम। दोनों हाइड्रोजन एटम आपके डायरेक्ट अटैच हो जाएंगे लाइक दिस। ओके, सो लेट्स मूव टू थर्ड कंपाउंड व्हिच इज H4P2O6। H4P2O6 में आपके 2 फॉस्फोरस एटम्स हैं अगेन। ओके, सेम 2 फॉस्फोरस एटम्स। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है एंड टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स है। तो इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जब होते हैं तो दोनों को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एक OH 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 एंड OH। अब ये दोनों फॉस्फोरस आपस में डायरेक्ट अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जब ऑड होते हैं तो एक सेंटर में आता है, जब इवन होता है तो दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है H4P2O7। तो यहाँ पे आपका, आप देखो यहाँ पे खुद नोटिस करो ऑड नंबर है तो क्या होगा आपको पता है। तो ये 2 हमने बना दिए। ठीक है, देख लेते हैं अब कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर रिमेनिंग, 4। तो यहाँ पे 4 OH आ जाएंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा है, तो इन सब में हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है, इट इज बेसिकली द रेसिडुअल चार्ज। जब कोई नेबरिंग एटम वहां से निकल जाता है तो उसके जाने के बाद जो चार्ज बचता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड फॉस्फोरस में रिक्वायर +2 चार्ज। एंड डबल बॉन्ड का मतलब होता है, एक बॉन्ड का मतलब होता है 1 यूनिट चार्ज, तो डबल बॉन्ड का मतलब है 2 यूनिट चार्ज। इस पे क्या होता है -1, तो इस पे क्या हो जाएगा +1। हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, बट फॉस्फोरस क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो फॉस्फोरस को हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, और हाइड्रोजन में भी +1, फॉस्फोरस -1, अगेन -1 एंड +1। तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया इसका, +2 +1 3 एंड -2 इज +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आप ये भी मैच करो, नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स कितने हैं, 1 POH बॉन्ड है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन में देखो, दिस इज -2 अगेन, दिस इज +2 +1 -1, ऑक्सीजन यहाँ पे -1 है, ये -1, दिस इज +1। तो टोटल चार्ज कितना आया अब, +2 +3 -1 इज हाउ मच। अब इसकी वजह से ये जो -1 आया इस पे भी तो +1 होगा। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया, +3 +4 एंड +4 में से एक गया, कितना बचा। ठीक है, हाउ मेनी POH बॉन्ड्स आर देयर, 1 एंड 2। सो 2 POH बॉन्ड्स हैं, दिस इज करेक्ट। एंड नंबर ऑफ PH बॉन्ड्स आर 2, अगेन 2 हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स 2। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी।
देख लो, आप बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे -2, दिस इज अगेन +2, दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज -1, दिस इज +1। अब 4 जाने के लिए दोनों ही एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, बट यहाँ पे दोनों ही सेम एटम्स है तो इसकी वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप काउंट कर लो, कितना हो जाएगा, +4। तो ये ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड्स देख लो, यहाँ पे तो 4 हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट H4P2O6 में ऑक्सीडेशन स्टेट अब चेक करो, +5 आएगा। ठीक है, ये सही है। नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड्स देखो कितने हैं, 4 है, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Okay, so next question is the structure of a molecule of NSIMe3 whole thrice. Now, what is the name of this compound? The IUPAC name of this compound is TWIS. मैं यहाँ लिख देती हूँ NSIMe3. This Me3 indicates this Me is CH3. इसका IUPAC name क्या होता है? The IUPAC name is TWIS. Try, because 3 मिथाइल हैं, ट्राइमिथाइल सिलाइल अमीन। ओके, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब आप सोचोगे तो ये तो कुछ NH3 जैसा है। ठीक है, H की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, H की जगह पे मैंने H की जगह पे मैंने ट्राइमिथाइल सिलाइल लगा दिया। अब यहाँ पे NH3 का शेप क्या होता है, पिरामिडल, तो इसका भी शेप पिरामिडल होना चाहिए क्या, देखते हैं। N कंटेन्स 1 लोन पेयर, अब ये हो गया SIMe3। ठीक है, 3 है ना, तो SI, इसको मैं लिख देती हूँ CH3 होल थ्राइस, और इसको मैं एक्सपैंड कर देती हूँ, तो SI1CH3, another CH3। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो होना चाहिए था इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp3, यानी ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल। ओके, एंड शेप होना चाहिए था पिरामिडल। क्या पिरामिडल होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, इस कंपाउंड के अंदर होगी बैक बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग को डिटेल में समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दो बैक बॉन्डिंग, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट देखूं, क्योंकि मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वही क्वेश्चंस लेके आई हूँ जहाँ पे हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो सके, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे लोन पेयर है। अब होता क्या है, बैक बॉन्डिंग की ना कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा। बैक बॉन्डिंग की फर्स्ट कंडीशन होती है कि दोनों में से जो आपके एटम है ना, जो सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम, दोनों में से कोई एक एटम जो होना चाहिए वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। दीज आर दी कंडीशंस, आप नोट कर सकते हो। एक एटम होना चाहिए सेकंड पीरियड का, दूसरा एटम जो होना चाहिए उसके पास एक, दोनों में से किसी एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। ठीक है, एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज कि एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, वन शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच या फिर लोन पेयर होना चाहिए। क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, देखते हैं। अगर आप फर्स्ट पे देखोगे तो लोन पेयर है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, आपकी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेंट्रल एटम आपका सेकंड पीरियड का है, हाँ है। क्या सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। तो सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो जो ये लोन पेयर है ना, दिस लोन पेयर विल गो इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन एटम। सो नाउ इट विल फॉर्म पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यानी इसको हम कहेंगे, जब लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट कर जाता है बैक बॉन्डिंग में, तो उसको हम कहते हैं पाई डेटिव बॉन्ड। सो दिस इज पाई डेटिव बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आ रहा है कंपाउंड के अंदर में, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होती है, बॉन्ड लेंथ भी चेंज होती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होगी, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो होती है वो छोटी हो जाती है। एंड अगर अब लोन पेयर है नहीं, आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो जाएगी, ये इसके साथ भी बना सकता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके साथ भी बना सकता है। तो नाउ ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp2 एंड शेप जो होगा वो शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल वेनर। ओके, क्योंकि लोन पेयर अब बचा ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगी, शेप भी चेंज होगा। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in solid CuSO4.5H2O, copper is coordinated to how many water molecules? Okay, so before going into this question, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो CuSO4.5H2O होता है, इसको हम कहते हैं blue vitriol. This is known as blue vitriol because this is blue in color. And the anhydrous copper sulfate is white. तो आपसे पूछा गया है हाइड्रेटेड का सॉलिड फॉर्म में, तो कॉपर इसमें कोऑर्डिनेट किससे होता है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट एग्जिबिट लाइक दिस CuH2O होल 4 डॉट SO4 डॉट H2O। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जिबिट करता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें
ठीक है, 1 कॉपर एटम इज प्रेजेंट इन सेंटर और इसके साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं लाइक दिस। ठीक है, and sulfate ion which is present outside the coordinate bond forms hydrogen bond with water। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अब आप देख सकते हो कि फॉर्मूला के अंदर जो कॉपर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंड द फिफ्थ वन इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेट कंपाउंड व्हिच इज फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड विद सल्फेट आयन। सो हम लिख सकते हैं that 4 water molecules are coordinated while the fifth water molecule is forming the hydrogen bond with sulfate ion। Answer is 4, C option। ठीक है, next question is which of the following compound has the least tendency to form the hydrogen bonds between molecules। सबसे पहले before going into this question हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंटर एंड इंट्रा। सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है कि हाइड्रोजन एटम शुड बी एसोसिएटेड विद आइदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। इनमें से किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर दूसरे मॉलिक्यूल के इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो एसोसिएटेड होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में NH3। यस ऑफ कोर्स NH3 के अंदर ये कंडीशन फुलफिल होगी क्योंकि NH3 में जो आपका हाइड्रोजन है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एसोसिएटेड है। दूसरे NH3 में भी ये हाइड्रोजन क्या होगा, उसके N के साथ एसोसिएटेड होगा, तो इट इज फुलफिलिंग दिस कंडीशन। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सॉलिड स्टेट में। याद रखना NH3 जो होता है वो सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, शोस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें NH2OH, NH2OH यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल हो रही है बिकॉज हाइड्रोजन इज एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट HF का केस देखें तो HF में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनफैक्ट लिक्विड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन शोस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेंटावेलेंट बना देता है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन दैट इन ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स के केस में HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। दिस इज द रीजन। CH3F देखें तो CH3F के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कार्बन से एसोसिएटेड है। ठीक है, ना कि ये फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट एसोसिएटेड नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन एटम से एसोसिएटेड है। इट शुड बी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है तो इट शुड बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ दीज थ्री। तो अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू VSEPR theory the shape of the IF5 molecule will be। अब IF5 क्या होता है? IF5 इज हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स माइनस C प्लस A। ठीक है, तो हाफ आयोडीन सेंटर में है तो कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7, 7 प्लस 5 मोनोवैलेंट एटम, नो चार्ज, तो ये हो जाएगा 6, दैट इज sp3d2 hybridization। and if it is sp3d2 hybridization then its geometry is going to be octahedral, जिसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं। ओके, अब अगर इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर बाइपिरामिडल होगी तो शेप के लिए आपको पता है कि लोन पेयर पे डिपेंड करता है। तो लोन पेयर्स कितने हैं यहाँ पे? सराउंडिंग एटम्स 5 है, टोटल 6 जगह है, तो कितने लोन पेयर्स हो जाएंगे? 1। तो शेप हो जाएगा, अगर स्क्वायर बाइपिरामिडल में एक लोन पेयर आता है तो वो कहाँ पे होता है? परपेंडिकुलर पोजीशन पे, लाइक दिस। सी, ऐसा होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो सभी के बीच में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, बट अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल लोन पेयर कहाँ हमेशा रहना प्रेफर करता है? जहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस हो, जहाँ पे ज्यादा स्पेस हो। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस सभी के बीच में 90 डिग्री है तो इसलिए लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे? परपेंडिकुलर पोजीशन पे, जिसको आप कहते हो एक्सियल पोजीशन इन दिस केस। ठीक है, जो कि हम बेंट्स रूल के अंदर समझते हैं। अगर आप चाहते हो डिटेल में कि बेंट्स रूल में आपको समझाऊं तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं इस पे वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। Hence the correct answer is option number B। So the next question is the change in hybridization of aluminium when Al2Cl6। ठीक है, आप इसको पहले ठीक करो, it should be 6। तो Al2Cl6 को डिकम्पोज करते हैं गैसियस फेज इज। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो Al2Cl6 होता है अगर आप उसको 750 डिग्री सेल्सियस या अबव हीट करते हो तो ये डाइमराइजेशन से ये मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि AlCl3 फॉर्म में एग्जिबिट करता है। तो दैट मींस इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी Al2Cl6 में ये बनाना बॉन्ड बनाता है, जो कि हम पीछे देख चुके हैं और अच्छे से समझ भी चुके हैं।
ठीक है, तो ये बनाना बॉन्ड के कारण, अब क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विथ स्पीशी है, तो ये क्या हो जाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर्स है एंड दिस लोन पेयर विल गो इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड दैट फॉर्म सिग्मा डेटिव बॉन्ड। अब आपको इस वीडियो से ये भी समझ में आ चुका है कि सिग्मा डेटिव बॉन्ड एंड पाई डेटिव बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है। तो AlCl3 यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा 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 सिग्मा, हाउ मेनी सिग्मा, 4 सिग्मा, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3 एंड इन AlCl3 ये क्या हो जाएगा, simply sp2, so the hybridization will get changed from sp3 to sp2, hence the correct answer is option number D. Also remember this thing कि जब हम AlCl3 को सबलाइन करते हैं, जब ये सबलाइन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Al to Cl6 में, यानी कि डायमेरिक फॉर्म में। आप अगर इसको फर्दर हीट करते हो 750 या 750 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वापस से AlCl3 के फॉर्म में कन्वर्ट बैक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर अ कार्बाइड आयन इज, this is carbide ion is carbide ion, this is very easy equation, you just need to tell the MOT configuration। C2 minus क्या होगा, C2 minus के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कितने, 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करते हैं। आपको पता है जब 14 या 14 से कम होता है तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, राइट, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 is equal to पाई 2py2 एंड देन सिग्मा 2pz। तो अगर 14 या 14 से कम होता है तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई में जाता है एंड देन इट गोज इनटू सिग्मा ऑर्बिटल। बट अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर होता है तो पहले सिग्मा में जाता है एंड देन पाई में जाता है। इसका रीजन क्या है, अगर रीजन आपको पता है तो जस्ट टाइप द रीजन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, और एल्स मैं आपको अगर डाउट है तो मैं आपको इस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ओके, तो ये हो जाएगा, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4, 4 + 2 6, देन 8 10 12 एंड 12 + 2 इज हाउ मच, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 14। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैच कर लो किससे ऑप्शन से मैच हो रहा है। इन्होंने इस ऑप्शन में पाई 2p4 एक साथ रख दिया क्योंकि ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 अगर इसमें होंगे तो 2 इसमें होंगे, तो इट इज गोइंग टू बी पाई 2p4, तो इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर बी। बट अगर 14 से ऊपर होता तो यहाँ पे सिग्मा पहले आता है एंड देन पाई बाद में, ठीक है, पाई की एनर्जी सेम रहती है, इट इज द ओनली सिग्मा विद चेंजेस। क्यों होता है एनर्जी में चेंज ये आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, ओके, अब ऑक्सीजन का एमओटी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, अब ऑक्सीजन में जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 16, तो अगर 14 से ज्यादा होता है तो कॉन्फ़िगरेशन एमओटी का चेंज होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले सिग्मा में जाएंगे एंड दैट इट विल गो इनटू पाई ऑर्बिटल, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, मैं इनमें पहले बाद में भरती हूँ इलेक्ट्रॉन, पहले मैं बेसिक लिख लेती हूँ, सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। वाई आई एम टेकिंग z बिकॉज z जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हमने सपोज की है, और अगर नहीं तो क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई करके देते हैं, नहीं दिया है तो आप अपनी साइड से सपोज कर सकते हो। तो z अगर आपकी आई हो गई तो दैट मीन सिग्मा बॉन्ड आपकी z एक्सेस बनाएगा क्योंकि वही हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे एंड जो पाई हो जाएगा वो आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल हो जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या आता है, एंटी बॉन्डिंग विच इज पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ सिग्मा की एनर्जी में चेंज आता है, वो भी क्यों होता है इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, देन 15 16 9 यहाँ जाएगा क्योंकि ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है। अगर आपने उसको भर दिया होता तो आप कहते कि 16 जो है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स प्रिंसिपल फर्स्ट यहाँ जाएगा, देन सेकंड, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। अगर 18 होता तो वो इस तरीके से एंड देन यहाँ जाता। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन की वजह से जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि 16 अगर इवन नंबर ऑफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है, बट अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक होते हैं, एक्सेप्शन 16 एंड 10। तो दैट इज व्हाई ये रीजन आपका यहाँ पे था, क्योंकि वो पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो अनपेयर्ड होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस दैट हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले तो जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि वंडर वॉल रेडियस, ठीक है, वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर मास, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। जबकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन पैकिंग एफिशिएंसी, इनर्ट पेयर इफेक्ट और इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो सबसे पहले तो हम HCl की बात करेंगे। तो HCl जो है वो क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, राइट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं तो उनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी अगर आप HCl की बॉटल खरीदने जाओगे तो आपको एक HCl तो नहीं मिलेगा, उसमें नंबर ऑफ HCl होंगे उस एसिड की बॉटल में। तो HCl के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
आई होप आपको ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आते होंगे, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम सीखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वन इज इंटर एंड द अनदर वन इज इंट्रा। इंट्रा आपके तीन टाइप के होते हैं, आयोनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो इंटर होते हैं ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, जो कि बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, लंडन फोर्सेस, ये सब हम उसी के अंदर देखते हैं, किसमें, इंटर में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। H2S क्या है? H2S इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, इसका भी क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, H2S भी क्या है, नॉन पोलर, तो इसके बीच में भी क्या होगा, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट PH3 में अगर हम देखें, PH3 को भी आप देखोगे तो PH3 भी हमारा कौन सा है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, तो ये भी क्या होगा, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर हम आखिरी कंपाउंड देखें SiH4, तो SiH4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, एंड इसमें क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। सिंस द डाइपोल मोमेंट इज जीरो, तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एंड जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कौन सा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जिसको कहते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि वीक होते हैं। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम हो जाएगा एज कंपेयर टू डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसका सबसे कम होगा। ठीक है, अब मैंने आपसे बात की थी कि मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इस वीडियो में जब मैंने बनाना बॉन्डिंग आपको सिखाया था, तो मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन मैं आपको एंड में दूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन इन होमवर्क। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किस कंपाउंड के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स 3 center 2 electron which formation is not observed। ऑप्शंस हैं Al2 CH3O6, Si2H6, दिस इज सिलिकॉन। ठीक है, Si2H6, B2H6, C2H6, Si2Cl6, Al2Cl6 एंड B3N3H6। इसको क्या कहते हैं हम, बुलाजीन, विच इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन। ठीक है, तो इनमें आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर्स दीजिएगा और मैं उसका रिस्पॉन्ड आपको दूंगी। थैंक यू।